नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी कंप्लीट मैथमेटिक्स पैडागोजी। इस वीडियो में जो है आपकी जितने भी आपकी पैडागोजिकल इश्यूज़ रिलेटेड आपकी जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी जितने भी पैडागोजी इश्यूज़ हैं वो इस वीडियो में कवर होगी। जितने भी आपके जो है टीचिंग एड्स मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं वो आपकी हेल्पफुल होगी। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल सेशन रहेगा। तो अगर आपको जो है सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला आता है आपका गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा होता है। हम मैथ्स के बारे में देख रहे हैं तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा होता है। मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन होता है आपका गणित में, यानी आप गणित में क्या है मात्रा से रिलेटेड आप जो है अपने प्रश्नों को करते हैं, उनसे संबंध आप निकालते हैं। तो पहला हो गया आपका कि मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन। फिर आपका तार्किक विचारों का विज्ञान। गणित को हम क्या कहते हैं, गणित में आप क्या है तार्किक करते हो यानी तार्किक चिंतन करते हो, तो इसलिए इसे कहा जाता है तार्किक विचारों का विज्ञान। फिर आता है गणित में आप क्या करते हो माप, तोल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान भी इसे कहा जाता है। गणनाओं का विज्ञान भी इसे कहा जाता है। स्थान तथा संख्या का विज्ञान, इसे हम स्थान तथा संख्या का विज्ञान भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके जो है क्वेश्चन में पूछे जाता है। आपका स्थान तथा संख्या का विज्ञान भी कहा जाता है। गणित की प्रकृति तार्किक यानी लॉजिकल होती है। गणित की संकल्पनाएं अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होती हैं, यानी इसे अमूर्त को जो है हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आपने जो है प्याजे की थ्योरी में पढ़ा होगा अमूर्त और मूर्त, यानी अमूर्त ऐसी चीज़ होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जैसे आपकी इमोशंस, फीलिंग्स। तो ऐसी जो जैसे आपकी जो रीजनिंग होती है, जो आपकी तर्क शक्ति होती है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। तो क्या है गणित की संकल्पनाएं आपकी क्या होती है अमूर्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 7 पॉइंट। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र यानी फॉर्मूला और सिद्धांत यानी प्रिंसिपल आदि का प्रतिपादन किया जाता है। यानी गणित की एक अपनी भाषा होती है जिसमें आप फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और क्या है सिद्धांतों का यूज़ करते हैं। गणित आपका जो ये 9वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि गणित जो होता है वह एक क्या है डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित है। यानी डिडक्टिव रीजनिंग आता है निगमनात्मक जो आपका निगमनात्मक तर्क जो होता है, निगमन विधि जो होती है, यानी एक होता है आपका आगमन विधि, एक होती है आपकी निगमन विधि। तो गणित जो है वो निगमन विधि पर आपका आधारित होता है। इसमें आप निगमन तर्क करते हो, ठीक है। निगमन आपका आगमन जो होता है उसमें आप जो है एग्जाम्पल से रूल की ओर जाते हो, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाते हो। यहाँ पे गणित में आप सबसे पहले बच्चों को क्या है नियम बताएंगे। सबसे पहले आप क्या है गणित में सबसे पहले आपको बच्चों को क्या है फॉर्मूले बताना है, नियम बताना है। उसके बाद फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा, क्या उसकी एप्लीकेशन होगी, क्या उसका एग्जाम्पल होगा, वो देना है। तो ये होता है आपका गणित। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गणित जो होता है उसमें हम निगमन तर्क आधारित होता है आपका गणित। और इसमें क्या है हम निगमन विधि जो होती है उसमें हम जो है नियम से सबसे पहले बच्चों को नियम बताएंगे, फिर उदाहरण की ओर जाते हैं। तो ये हो गया आपका 9वां पॉइंट। अब होता है आपका गणित पढ़ाने के उद्देश्य क्या क्या है आपके। क्या आप गणित क्यों पढ़ाते हो बच्चों को। बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ये आपका एनसीएफ में भी कहा गया है कि आपको जो है बच्चे के जो विचारों का है उसका क्या है गणितीकरण करना है बच्चे का। बच्चे गणित का आनंद लेना सीखें, यानी बच्चे जो है उन्हें क्या है बोर ना हो, वो गणित को क्या है ऐसे टफ सब्जेक्ट ना लें, मतलब बच्चों को क्या है हार्ड सब्जेक्ट ना हो, वह क्या है आनंद लेना सीखें गणित में। गणित को बच्चों के जीवन में अनुभवों का हिस्सा बनाना, यानी जो बच्चे डेली जो अपने जीवन है उसमें क्या है उनके अनुभव पर आधारित उनको क्या है हमें गणित का हिस्सा बनाना है। बच्चों में तार्किक सोच, मैंने आपको बता दिया गणित जो है तार्किक सोच रिलेटेड है। तार्किक सोच का विकसित करना आपका गणित कहा जाता है। बच्चे गणित की मूल संरचना यानी अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति को समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो है एनसीएफ 2005 भी यही कहता था, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा आपका कहता था 2005 कहता था
कि जो आपका गणित होता है उसमें बच्चों को जो है मूल संरचना सिखानी चाहिए। जैसे आपको होता है, आपके अंक गणित होता है, बीज गणित होता है और आपका ज्यामितीय गणित होता है। इसको आपको बच्चों को समझाना चाहिए। तो ये हो गया आपका जो है गणित की प्रकृति क्या होती है, हम गणित क्यों पढ़ाते हैं। फिर आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। एनसीएफ जो आपका 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा आपका 2005 है, वो गणित के बारे में क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों में संख्यात्मक सुनिश्चित करना और प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी जो है आपको प्राथमिक स्तर, जब बच्चा जो है 1 से 5 तक क्लास में होगा, उनको क्या है, आपको जो है संख्या का ज्ञान देना है। यानी उन्हें क्या है, नंबर जो है 1 2 3 4 उन्हें आने चाहिए। संख्या से रिलेटेड जो है उनको क्या है, ज्ञान देना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या होता है, ऐसी चीज़ जिन्हें हम छू सकते हैं वो मूर्त से होती हैं। आपको सपोज क्या है, अगर क्या है कुछ ज्यामितीय आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आकार पढ़ा रहे हो, तो सपोज क्या है, आपने बोला कि बच्चों आपके घर में रोटी कैसे बनती है, तो बच्चों ने ऐसा बताया, एग्जाम्पल बताया आपने। फिर आपने पूछा बच्चों आपकी रोटी घर में अब जो रोटी बनती है वो क्या है, आपकी गोल है। तो आपने क्या है, सबसे पहले क्या है, गोल है, तो मतलब आपने क्या है, आप रोटी भी ले जा सकते हो, आप क्या है गोल रोटी का एग्जाम्पल दे सकते हो। आपने क्या है उदाहरण दिया, फिर आप क्या है नियम की ओर गए कि ये क्या है आपका, इसे हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है, इसे हम गोला बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अमूर्त। जो मूर्त है यानी जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं उससे अमूर्त की ओर, इस पर आपका एनसीएफ बल देता है। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। आकृतियाँ, स्थानिक, यही आपका जो है स्थानिक जो है मॉडलिंग हो जाएगा यहाँ पे, पैटर्न, माप और डेटा हैंडलिंग, ठीक है। जैसे गैर संख्या क्षेत्रों को उजागर करें, यानी आकृति सिखानी है आपको, स्थानिक जो है अंकगणित सिखाना है उनको, पैटर्न सिखाने हैं आपको, यानी पैटर्न सिखाना है कि ये आपका त्रिभुज हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। ऐसे हम उनको क्या है पैटर्न सिखाएंगे, आपको उनको शेप सिखानी है। माप और डेटा हैंडलिंग सिखाना है उनको, गैर संख्या से उजागर करना है, ये आपका एनसीएफ ने कहा था। अगला है आपका जॉर्ज पोलिया। जॉर्ज पोलिया आपके जो है बहुत आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपके सीटेट से रिलेटेड इस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। जॉर्ज पोलिया से रिलेटेड ये उनकी तस्वीर है, ये आपके ग्रेट मैथमेटिशियन थे आपके जॉर्ज पोलिया। तो चलिए देखते हैं हम जॉर्ज पोलिया ने क्या कहा था। इन्होंने समस्या समाधान के 4 स्टेप बताए हैं। यानी जो है किसी भी समस्या को आप जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आप इन्होंने 4 क्या है आपके चरण बताए हैं। सबसे पहले क्या है, समस्या को समझना। सबसे पहले जब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करेंगे, ये क्या है आपका गणित से रिलेटेड बता रहे हैं आपका, क्योंकि ये गणितज्ञ थे। तो ये बता रहे हैं आपका सबसे पहले जब आपको समस्या आएगी तो आप क्या है समस्या को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी आप क्या है किसी भी समस्या को सबसे पहले समझेंगे। फिर क्या है आप योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप क्या है योजना बनाएंगे एक। फिर क्या है आप उस योजना का संचालन करेंगे कि कैसे जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए आप योजना बनाएंगे। फिर क्या है पुनः जांच करेंगे कि हमने क्या है जो समस्या समझी या फिर जो समस्या की योजना बनाई वो क्या सही है या नहीं है। तो ये होते हैं आपके 4 इम्पोर्टेंट आपके स्टेप होते हैं। जॉर्ज पोलिया की समस्या समाधान के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया समस्या को समझना, फिर योजना बनाना, फिर योजना का संचालन करना, फिर पुनः जांच करना। ये हो गए आपके जॉर्ज पोलिया के 4 जो चरण होते हैं। फिर होता आपका जॉर्ज पोलिया के अनुसार स्कूलों में गणित पढ़ाने के 2 उद्देश्य हैं। क्या कौन से उद्देश्य हैं, नैरो एम्स और ब्रॉडर एम्स। नैरो एम्स क्या होते हैं, यानी संकीर्ण लक्ष्य, और हायर एम्स क्या है उच्च लक्ष्य। यानी एक क्या होता है जो आपके जो है नैरो एम्स, यानी क्या है आपको गणित क्या है एक सूक्ष्म के रूप में ले रहे हैं आप, मतलब आप नेगेटिव के रूप में ले रहे हैं गणित को। और हायर क्या है कि आप जो है बच्चों में क्या है उनको गणित के पढ़ाने का एक लक्ष्य हो रहा है बच्चों का। देखता है वो नैरो एम्स संकीर्ण लक्ष्य क्या होते हैं आपके। इनका उद्देश्य जो है केवल रोजगार से है, रोजगार योग्य लोगों को तैयार करने पर जोर देना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। यानी ये उसका हो गया संकीर्ण लक्ष्य। क्या है यहाँ पे कि हम केवल और केवल गणित बच्चों को इसलिए पढ़ाएंगे कि ताकि उन्हें क्या है रोजगार मिल सके। तो ये हो जाएगा इसका संकीर्ण लक्ष्य। यह संख्यात्मक
संक्रियाओं अर्थात माप, भिन्न, प्रतिशत आदि से संबंधित है। ठीक है। फिर है उसका, इस प्रकार गणित का सीमित उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना है। सीमित उद्देश्य होता है आपका, और ये क्या है, क्षमताओं का विकास करता है। अगला है आपका ब्रॉडर एम्स, यानी व्यापक उद्देश्य क्या है कि बच्चों में हमें क्या है, गणितीय चिंतन कराना चाहिए बच्चों का। बच्चों में क्या है, तार्किक जो चर्चा करनी चाहिए बच्चों को, यानी बच्चों क्या है, तार्किक उनकी जो चिंतन होनी उसे हमें क्या है, विकसित करना है। मतों के लिए तार्किक निष्कर्ष को खोजना है। अमूर्तता को समझना है। फिर यहाँ पे आ गया अमूर्तता को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अमूर्तता को समझना है, और कैसी समस्या का समाधान, कुछ कैसी भी किसी कोई समस्या आई तो उस समस्या का समाधान कैसे खोजेंगे हम, ये आपका इसका व्यापक उद्देश्य हो गया। किसके हिसाब से, आपका जॉर्ज पोलिया के हिसाब से। फिर आता है आपका गणित में त्रुटियाँ, यानी एरर्स इन मैथमेटिक्स। आप गणित में जो गलतियाँ क्यों करते हो, कौन कौन से आप गलतियाँ करते हो, तो ये इसमें देखेंगे हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्चुअल एरर, यानी संकलनात्मक त्रुटि। यानी इसका मतलब क्या होता है, समस्या को हल कर सकने के लिए आवश्यक गुण और सिद्धांतों को ना समझ पाने के कारण होने वाली त्रुटि। यानी क्या है, आप जब क्या है कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो, किसी भी आप जो है कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, आपको सपोज आपको जो है 5+3 दिया गया, तो आप इसको क्या है, आप सोच रहे हो ये 5 × 3, आपको जो है जोड़ घटाना नहीं आता है। ठीक है, आप क्या है कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हो, तो इसको बोलते हैं आप क्या, कॉन्सेप्चुअल एरर। ठीक है। फिर आपकी अगले जो एरर आता है आपको प्रोसीजरल एरर, यानी क्या है, प्रोसीजर में गलती कर रहे हो, अर्थात किसी कार्य को गलत तरीके से करना या फिर काल्पनिक क्रम से भिन्न रूप में करने के कारण होने वाली त्रुटियाँ। ऐसी जो एरर होते हैं जब आप प्रोसीजर करते हो, सपोज आपको हमने कोई फॉर्मूला दे दिया a+b² दे दिया, और इस पर हमने क्या बोल दिया, आप इस पर सॉल्व करो, a² + 2ab + b² होता है। तो इस पे आप हमने क्या दे दिया, आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया, और आप क्या है प्लस जो यहाँ पे जो है स्क्वायर करना भूल गए, तो ये क्या है, आप जो है प्रोसीजर में गलती कर रहे हो, प्रक्रियात्मक त्रुटि इससे कहा जाता है आपका। ठीक है। अगला एरर आपका आता है प्रयोगात्मक त्रुटि, यानी अवधारणाओं का ज्ञान होने के बाद भी उन्हें समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग ना कर पाने के कारण होने वाली त्रुटि। यानी अब आपको सब नॉलेज है, लेकिन आप क्या है उस नॉलेज को क्या है नहीं, आपको जो है कॉपी में नहीं कर पा रहे हो, यानी उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उस प्रश्न को। आपको पूरा पता है कि a+b² का फॉर्मूला क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, लेकिन फिर भी आप उसे अप्लाई नहीं करना आ रहा है आपको, तो ये होता है आपका प्रयोगात्मक त्रुटि। अगला है आपका हैबिचुअल एरर, यानी क्या है, स्वाभाविक त्रुटि, किसी विशेष प्रकार की आदत के कारण होने वाली त्रुटि। यानी क्या है, आप क्या है गलतियां क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी आदत बन गई है। आप किसी भी जो है गणित की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बच्चा जो है गणित की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और वह क्या है, उसी की हैबिट बन गया है कि गणित यह एक टफ सब्जेक्ट है, और वो या फिर जानबूझ करके, या फिर उसे नहीं आ रहा है, या फिर वो सीखना नहीं चाहता है, उसकी एक हैबिट बन गई है उसके, इसीलिए इसे बोला जाता है स्वाभाविक त्रुटि। ठीक है। अगला है आपका गणित में शिक्षण और सीखने की सामग्री। आपकी गणित जो है, बच्चों को हम गणित कैसे सिखाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है यहाँ पे, कि गणित आपकी जो सामग्री होती है, कौन कौन सी कैसी सामग्री से आप जो है बच्चों को गणित समझाएंगे। सबसे पहला आता है आपका बीज गणित टाइल्स, यानी बीज गणित टाइल्स बीज गणितीय व ज्यामितीय दोनों दृष्टिकोण से बीज गणित के प्रकरणों को समझाने में सहायक होते हैं। यानी आप बच्चों को ज्योमेट्री समझाएंगे, तो आप क्या है जो है टाइल्स का यूज़ करेंगे, अलजेब्रा टाइल्स, ये होते हैं आपके अलजेब्रा टाइल्स, ये हैं यहाँ पे। इनके द्वारा आप बच्चों को क्या है, सपोज आपको जो है स्क्वायर सिखाना है, तो आप एक स्क्वायर लेंगे, ये बोलेंगे कि ये एक क्या है, स्क्वायर है, फिर आप बोलेंगे कि ये क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल है एक। ठीक है। ऐसे करके आप बच्चों को क्या है, इस टाइल्स के द्वारा आप बच्चों को क्या है ज्यामितीय का ज्ञान दोगे आप। अगला है आपका, ये हो गया आपका अलजेब्रा टाइप। आ गया आपका गिन तारा, यानी जिसे हम बोलते हैं एबेस्कस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसे गिनती करने के लिए, जोड़ करने के लिए, घटाना करने के लिए, गुणा करने के लिए,
वह अन्य तरीक़ों से प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो गिन तारा होता है वो किसके लिए यूज होता है, आपका पेपर में पूछा जाता है गिन तारा किस लिए यूज होता है। ये जो होता है आपका जोड़ घटाना गुणा करने के लिए आपका गिन तारा यूज करते हैं हम। अबेस्कस को प्राय संख्याओं की स्थानिक मान, जो स्थानिक आपका जो है, आपने जो आपका न्यूमेरिकल होते हैं वहाँ पे आपको जो है स्थानिक मान यानी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है। उसको भी आपका एबेस्कस से हम सॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कैसे प्लेस वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एबेस्कस के काम। और एबेस्कस जो है आपके जो बच्चे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं, उनके लिए आपका एबेस्कस बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें यहाँ पे जो है ये आपका एबेस्कस का डायग्राम होता है, ये है आपका एबेस्कस। गिन तारा ये है यहाँ पे। इसमें क्या है आपकी जो है ये क्या है 100 आपकी जो है, ये आपकी जो है मोती लगे, 100 ये आपके मोती लगे रहते हैं। इसमें हर मोती व तार के समान मूल्य होते हैं जिनसे 100 तक संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें क्या है आपकी 100 जो है ये मोती होते हैं और इनसे क्या है जोड़ घटाना सिखा सकते। जोड़ घटाना कैसे सिखा सकते हो आप, सपोज आपने क्या है यहाँ पे क्या है 2 ये गोले रख दिए और फिर क्या है बच्चों को ये सब गोले एक साइड ले गए, फिर आपने बोला कि कितने गोले हुए, तो ये क्या हो जाएंगे 10 गोले हो जाएंगे। फिर आपने क्या है यहाँ पे 8 गोले रखे, यहाँ पे 2 गोले रखे, अब बोला कि 8 में से 2 गया कितना हुआ। ऐसे करके आप बच्चों को क्या है जोड़ घटाना, इससे गुणा करना सिखा सकते हो। ये हो गया आपका गिन तारे के बारे में। अगला आता है आपका जियो बोल्ड। जियो बोल्ड क्या होता है देखते हैं हम। जियो बोल्ड एक गणितीय हस्त कौशल है, यानी आप क्या है हाथ से आप जियो बोल्ड का यूज करेंगे, जिसका प्रयोग समतल ज्यामितीय के मूल संकलनों जैसे परिमाप यानी एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना तथा त्रिभुजों व अन्य बहुभुजों के विशिष्ट गुणों का अन्वेषण करने के लिए किया जाता है। यानी आप क्या है इससे एरिया निकाल सकते हो, आपका जो है एरिया निकाल सकते, त्रिभुजों का आपका एरिया निकाल सकते हो। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जियो बोर्ड क्या होता है आपका, इसमें एक लकड़ी का बोल्ड होता है जिसमें निश्चित संख्या से कुछ लोहे के किले और आदि ठुकी होती हैं, जिसके आसपास एक रबड़ बैंड को लापता जाता है। ठीक है, यानी क्या है यहाँ पे जो है ये क्या है आपका, ये आपको हो गया आपका, इसे हम बोलते हैं आपका जियो बोल्ड। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है ये जियो बोल्ड है। इस जियो बोल्ड में क्या है कुछ कीले लगी हुए हैं, ऐसे कीले लगी हुए हैं, इसमें कीले लगे हुए हैं, ऐसे डॉट बन के कीले लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम, सपोज आपको बनाना है बच्चों को क्या है आपको जो है आयत के बारे में बताना, तो आप यहाँ से एक रबड़ की बैंड होगी और इन डॉटों को इन कीलों पर आप लगाएंगे और इससे क्या है बच्चों को आप पढ़ा सकते हो कि ये आपका क्या है आयत बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आप त्रिभुज बना सकते हो। ये क्या है आपका एक रबड़ का बैंड होता है, यहाँ पे क्या है रबर का बैंड होता है। ठीक है, ये आपके रबर के बैंड होते हैं, इनके द्वारा बच्चों को क्या है मूर्त जो चीज़ें होती हैं उनके द्वारा आप बच्चों को सिखा सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जिनको बच्चा क्या है छू सकता है, उसके द्वारा आप बच्चों को सिखा सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आपका जियो बोर्ड। अगला आता है जियो जेब्रा। जियो जेब्रा क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी आपका जो है ज्यामितीय बीजगणित व कलन के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। यानी एक ये सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप ज्योमेट्री सीख सकते हो। ये हो गया आपका जो है जियो बोल्ड के उदाहरण। ठीक है, अगला होता है आपका डाइंस ब्लॉक। इस डाइंस ब्लॉक क्या होता है, डाइंस को आधार यानी 10 ब्लॉक या बहु आधार अंक गणितीय ब्लॉक भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, गणित इसको क्या है 10 ब्लॉक या फिर बहु आधारित अंक गणितीय ब्लॉक भी कहा जाता है। योग करने के लिए, अवकलन करने के लिए, संख्या बोध और स्थानिक मान जैसे गणितीय संकल्पनाओं को सीखने समय विद्यार्थियों द्वारा डाइंस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। इन चीज़ों के लिए आपका डाइंस ब्लॉक प्रयोग होता है, ये आपको देखना है। ये होता है आपके डाइंस ब्लॉक, इनके द्वारा बच्चों को क्या है जोड़ सिखा सकते हो, प्लेस वैल्यू सिखा सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका डाइंस ब्लॉक का यूज। फिर आता है आपका 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है, बच्चे 10 ग्राम का उपयोग करके स्थानिक संबंध के बारे में सीख सकते हैं। यह एक तरह की पहेली है जिसमें 7 अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। इसमें क्या होती है आपकी 7 अलग अलग आकृतियाँ होती हैं, त्रिकोण, आयत आदि शामिल होती हैं, जिससे जुड़कर छात्र अपनी काल्पनिक आकृतियाँ बना सकते हैं। इसमें आपकी क्या होती है 7 अलग अलग आकृतियाँ होती हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। टेनग्राम में होता है आपकी 7 आकृतियाँ होती हैं, इसमें 7 शेप शामिल होते हैं। मैंने आपको, ये है आपका टेनग्राम। इसमें क्या है आपका जो है 7 आपकी आकृतियाँ इसमें शामिल होती हैं। जैसा आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 से मिलकर के आपका जो है इतने इतने डायग्राम बना सकते हैं आप। इन 7 से मिलकर के बच्चे क्या हैं, अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं इन 7 शेप से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे भी 7 आपके यूज हो रहे हैं। इस प्रकार से बच्चा जो है वह क्या है, इन 7 का प्रयोग करके आपका जो है अलग अलग विभिन्न आकृतियाँ बना सकता है। तो ये हो गया आपका जो है, ये आपका टेनग्राम हो गया। अगला होता है आपको डॉट पेपर। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। डॉट पेपर यानी आपके जो डॉट होते हैं, ये पेपर ऐसा होता है जिसमें आपके डॉट डॉट बने, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है डॉट डॉट बना। अगर सबको जो हमें क्या है, बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाना है, ज्योमेट्रिक्स, हम क्या है डॉटों को ज्वाइन कर देंगे कि आप क्या है यहाँ पे स्क्वायर बन गया। अगर आपको जो है एम बनाना है तो आप ऐसे करके चलोगे, ठीक है। इन डॉटों को ज्वाइन करते हुए आप बच्चों को जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ज्योमेट्रिक शेप का उदाहरण देंगे। अगला है आपका ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर तो आप सबने यूज़ किया है। ग्राफ पेपर से हम क्या है डेसिमल नंबर का ज्ञान आप बच्चों को दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आपको पूछा जाता है डॉट पेपर से आप किस चीज़ का ज्ञान दोगे और ग्राफ पेपर से आप किस चीज़ का ज्ञान दोगे बच्चों को। तो ग्राफ पेपर जो होता है उससे क्या है, अब डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। अगला है आपका सिमेट्री यानी सममिति। क्या होता है, एक दूसरे के सामने या फिर एक धुरी के चरों को और बिल्कुल समान भागों से बने हुए की गुणवत्ता। यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सपोज आपका ये आपका त्रिभुज है, तो इसमें आपका जो है सिमेट्री क्या होती है कि आपने क्या है इसको बीच भाग से काटना और दोनों भाग क्या है एक दूसरे पे फोल्ड हो जाएं, ये इसके ऊपर फोल्ड हो जाए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं आपकी सिमेट्री। तो यहाँ पे आपके कुछ डायग्राम दिए गए हैं। आपका जो है ये आपका जो है स्क्वायर हो गया। आपका स्क्वायर की कितनी लाइन होती हैं आपकी, 4 लाइन होती है। 1 2 3 4, ये आपको याद रखना है। कई बार आपको पूछा भी गया है आपका जो है इससे रिलेटेड आपका जो है ये प्रश्न आपका न्यूमेरिकल में भी आ जाता है कि आपका जो है स्क्वायर से आपके कितनी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आपका कि स्क्वायर से जो है 1 2 3 4 आपकी स्क्वायर से बनी। और जो आयत में कितनी बनती है आपकी, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो 1 और 2 आयत में, 2 आयत में बनती है। आपका रोम्बस में कितनी होती है, रोम्बस में होती है आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये पतंग, इस काइट को हम पतंग बोलते हैं, इसमें 1 लाइन होती है। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, इसमें होती है 1। और ट्रेपेजॉइड में इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, आपको याद रखना है। आइसोसेलेस में केवल 1 होते हैं, यानी जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अगला है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में 1 भी नहीं होती हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका जो है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर त्रिभुज जो होता है, उसकी जो है यहाँ से भी काटेगा इसको, एक सिमेट्री, दूसरी सिमेट्री यहाँ से हो गई, तीसरी सिमेट्री यहाँ से हो गई, यानी 3 सिमेट्री होती हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी जिसका जो क्या है 2 साइडें इक्वल होती हैं, 2 साइडें बराबर होती हैं, ऐसे ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी कितनी हो जाएगी, सपोज ये 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, केवल और केवल यहाँ से बांटेंगे अब इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार आपका पेपर में पूछा गया है। इससे आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल वाली सीरीज़ कराएंगे तो तब आपके इनको समझाएंगे और अच्छी तरीके से। अगला है आपका, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये होते हैं आपके जो है इंग्लिश में आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, इनकी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे निकालते हैं, यानी इनको कितने भागों में, कौन कौन से आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं जिन्हें हम बीच से बांट सकते हैं। A को आप बीच से बांटेंगे, B को भी यहाँ से बांटेंगे, C को यहाँ से, D को यहाँ से, E को यहाँ से। F जो होता है F को नहीं काट सकते हैं, G को नहीं काट सकते हैं, यानी बराबर इमेज नहीं मिलेंगे हमको। H का हो सकता है, I हो सकता है, J को नहीं काटेंगे हम, L को नहीं काटेंगे हम, N को नहीं काट सकते हम, P Q R S, और यहाँ पे जो है एक Z होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किन किन को नहीं काट सकते हम।
आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को आप क्या है नहीं काट सकते हो, डिवाइड नहीं, दो बराबर भागों में क्या है डिवाइड नहीं कर सकते हो। 10 को जो है आप दो बराबर भागों में जो है डिवाइड नहीं कर सकते हो आप। क्या आपको याद रखना है, 10 को जो है आप दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। और उनमें से, उन 10 में से कौन से होंगे आपके, सबसे पहला आएगा आपका जो है एफ, एफ को नहीं काट सकते हो आप। फिर आएगा आपका जे, फिर आएगा आपका एल, फिर आएगा आपका एन, फिर आएगा आपका पी, फिर आएगा आपका क्यू, फिर आएगा आपका आर, फिर आएगा आपका एस, फिर आएगा आपका जेड। ठीक है, तो इनको जो है आप नहीं काट सकते हो। एफ हो गया, एक आपका जी भी हो जाएगा, ठीक है, जी भी हो जाएगा, तो ये 10 हो गए आपके। आप देख लीजिएगा, ये इनसे भी आपको प्रश्न बन जाता है कि कितनी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगला अब हम देखते हैं, जहाँ पे जो आपके लेटर होते हैं, इनमें जो है आपकी जो 26 लेटर होता है, ये तो मैं आपको बता दी कि किन किन में आपकी समिति क्या है नहीं होती है, वो होता है आपके 10 लेटर। एक और प्रश्न आपका बनता है कि इनमें से किन किन लेटर में दो दो आपकी समितियाँ होती हैं, यानी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है आपकी। तो एक लेटर होता है आपका एच, एक होता है आपका आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपको याद रखना है। एक होता है आपका ओ, एक होता है आपका जो है एक्स। ये हो गए आपके, ये चार लेटर होते हैं जिनकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी अगर हम इनको दो भागों में बांटेंगे तो ये दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। सपोज एक यहाँ से बांटा तो दो बराबर भागों में, और यहाँ से बांटा दो बराबर भागों में। आई भी यहाँ से, और जो है आई जो है आई जो होता है, सपोज आई को बांटा तो यहाँ से बांटेंगे एक, और एक यहाँ से बांटेंगे। वैसे ही आपका जो है एक्स हो जाएगा, एक्स भी दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। और ओ जो है वह भी क्या है आपका दो भागों में बढ़ जाएगा। यह आपको याद रखना है। एच हो गया एक, और जो आपका ओ हो गया एक, हो गया आपका एक्स, एक हो गया जो है आपका यहाँ पे आई। एच आई, एच आई, एक्स और वाई, ये चार आपके जो होते हैं, इनके दो दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी इसकी दो सममिति होती रेखाएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। और 10 ऐसे होते हैं जिनकी सममिति रेखाएं नहीं होती है। ये हो गया आपका। फिर आता है आपका टेसिलेशन। टेसिलेशन जिसे हम बोलते हैं आपका चौपड़। टेसिलेशन तब बनाया जाता है जब एक आकृति को बिना किसी अंतराल या फिर ओवरलैप के एक विमान को कवर करते हुए बार बार दोहराया जाए। यानी टेसिलेशन क्या होता है, जब किसी भी आकृति को हम क्या है ओवरलैप एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं और एक लंबी क्या है आकृति बन जाती है। टेसिलेशन तब बनता है जब किसी आकृति को बार बार दोहराया जाता है और बिना किसी गैप या फिर ओवरलैप के प्लेन को कवर किया जाता है। यहाँ पे जो है टेसिलेशन का मैं एग्जांपल आपको जो है पिक्चर दिखाता हूँ। यानी इससे क्या है आपके जो सपोज हमने क्या है, जो आपके गोल गोल है यहाँ पे, इन गोल गोल को क्या है आपका जो है एक एक बराबर पे लगाए तो ये क्या है एक शेप बन गया, अलग अलग शेप बन जाते हैं। एक दूसरे के एक के ऊपर नहीं, एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं और अलग अलग शेप बनते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका टेसिलेशन। ये आपके जो है टीचिंग एड होते हैं, इससे आपको बच्चों को सिखा सकते हैं हम। अब आपका आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी आपकी जो होती है, जिससे आपके जो है काफ़ी प्रश्न बनते हैं आपके। ये होती है आपकी वैन हीले का सिद्धांत। वैन हीले का जो सिद्धांत होता है वह क्या कहता है आपका देख लेते हैं अब हम। सबसे पहले आपका जो होता है इसमें 5 लेवल बताए गए हैं। 5 लेवल बताए गए हैं और लेवल 0 से इसकी शुरुआत होती है। मैंने क्या बोला आपका, 5 लेवल होते हैं इसमें, और क्या है लेवल 0 से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहला लेवल 0 होता है, जो कि होता है आपका विजुअलाइजेशन यानी चाक्षुषीकरण, ठीक है। फिर होता है आपका लेवल 1 यानी एनालिसिस, उसमें बच्चा क्या है विश्लेषण करता है। फिर होता है आपका लेवल 2 जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक निगमनात्मक। फिर आपका होता है लेवल 3 यानी फॉर्मल डिडक्शन, जो होता है औपचारिक निगमन। फिर होता है आपका रिगर यानी दृढ़ता। आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या है विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन और रिगर, चाक्षुषीकरण, फिर विश्लेषण, अनौपचारिक, औपचारिक और दृढ़ता। इसके बारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका।
सबसे पहले इसमें क्या मैंने आपको बताया 5 लेवल होते हैं और क्या है लेवल 0 से शुरुआत होता है। इसका मतलब लेवल 0 से लेवल 4 तक जाएगा। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, 5 लेवल होते हैं लेकिन लेवल 0 से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहला आता है आपका विजुअलाइजेशन। ये आपका जो है इसका डायग्राम हो गया आपका, ये आपका इंग्लिश में दिया गया है। यहाँ पे जो है इसका डायग्राम हो गया 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके जो है एक एक चरण ऊपर बढ़ता रहता है। सबसे पहले जो है हम देखते हैं आपका जो है पहला आपका जो है वैन हीले का पहला जो आपकी स्टेज होती है उसकी क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी होती है ये देख लेते अब हम। लेवल 0 यानी चाक्षुषीकरण यानी विजुअलाइजेशन यानी जैसे भी जिस चीज़ को देखा तो क्या है बच्चा जो है चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या फिर उन्हें देखकर उनकी चित्र बना लेते हैं। यानी क्या है बच्चा जो है इस अवस्था में बच्चा रहता है तो वह क्या करता है जैसे जिस भी चीज़ को देखा है उसने तो उसकी क्या है उसकी आकृति क्या है बना लेता है। समोसे को देखकर बच्चा बता सकता है कि यह क्या है त्रिभुज है। यानी क्या है सपोज एक समोसा है, ये आपका समोसा हो गया यहाँ पे। तो इस समोसे को देखा बच्चे ने तो बच्चे ने क्या कहा कि यह क्या है एक त्रिभुज की तरह है। ठीक है, यानी वह क्या है इन दोनों के बीच में आपका बताने लग गया कि ये भी एक त्रिभुज आकृति का आपका समोसा जो होता है वो भी क्या है एक त्रिभुज आकृति का होता है। तो इसमें बच्चा क्या है समझने लग गया आपकी पहले चरण में आपकी चाक्षुषीकरण में। अगला आता है आपका लेवल 2। आपका लेवल 1 होता है कि विश्लेषण। यानी इसमें क्या है बच्चा जो है शेप्स का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर लेता है। बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा क्या है अब बच्चा बड़ा हो गया है तो वह क्या है वर्ग और आयत में इसमें अंतर करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी क्या बोलता है कि वर्ग के 4 पक्ष हैं, 4 समकोण हैं और उनके विपरीत पक्ष समांतर होते हैं। यानी क्या है कि आपका जो वर्ग होता है एक वर्ग हो गया, उसकी क्या है आपकी चारों साइड चारों भुजाएं जो होती हैं वह क्या होती है बराबर होती हैं। 4 वो क्या है आपके 90 डिग्री के कोण बनाता है आपकी। और फिर क्या है उसकी अपोजिट साइड जो होती है वह क्या होती है पैरेलल होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ये बच्चा जो है इनको भी आपका समझने लग जाता है, इनका प्रॉपर्टी समझने लग जाता है। यानी यहाँ पे क्या है बच्चा जो है प्रॉपर्टी समझने लग जाता है आपकी दूसरे आपको जो लेवल 1 है। लेवल 1 में आपको बच्चा जो है इन चीज़ों की प्रॉपर्टी समझने लग गया। पहले चरण में जो है उसने केवल इस चीज़ों को पहचाना, शेप को पहचाना कि क्या है, ये अगर समोसा है तो ये क्या है एक त्रिभुज है, अगर ये रोटी है तो ये क्या है गोल है। उन चित्रों को समझा, लेकिन यहाँ पे उनके बारे में क्या है उनकी प्रॉपर्टी को जानने लगा बच्चा दूसरे चरण में। अगला आता है आपका तीसरा लेवल आपका जो है अनौपचारिक निगमन। यानी क्या है इसमें बच्चा क्या है रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। उन आकृतियों के बीच में अब बच्चा जो है अब रिलेशन बनाना शुरू कर देगा। यानी अनौपचारिक कटौती स्तर पर बच्चा न केवल गुणों के बारे में सोचते हैं बल्कि आंकड़ों के भीतर और बीच संबंधों को भी नोटिस करने में सक्षम हो जाते हैं। अब क्या है संबंध उनके बीच में क्या संबंध होता है, त्रिभुज और जो है आपका जो है आयत उनके बीच में क्या संबंध है। इस स्तर पर बच्चे सार्थक परिभाषाएं बनाने में सक्षम होते हैं और इस स्तर पर बच्चे अनौपचारिक निगमनात्मक तर्क देने और उनका पालन करने में भी सक्षम होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा जो आपका लेवल होता है। अब आता है चौथा लेवल आता है आपका यानी चौथी चरण होता है और लेवल 3 होता है आपका औपचारिक। इसमें बच्चा आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगता है। इस वाली अवस्था में क्या है बच्चा जो है वह क्या है फॉर्मूले बनाना शुरू कर देता है कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसका क्या होगा। यानी औपचारिक निगमनात्मक स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुण के बीच संबंध के बारे में सोचते हैं और सिद्धांत परिभाषाओं प्रमेय उपफलों यानी क्या है यहाँ पे क्या है सिद्धांत भी बना देते हैं, परिभाषाओं को समझने लग जाते हैं, फॉर्मूले प्रमेय को भी, उपफलों को और अभिधारणाओं के बीच संबंधों को भी समझने लगते हैं। वे समझते हैं कि औपचारिक प्रमाण कैसे करना है और समझने समझने हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों है। सफल समापन के लिए विशिष्ट हाई स्कूल ज्यामितीय पाठ्यक्रम में ज्यामितीय समझ की आवश्यकता होती है। ये आपकी जो है बड़ी जो क्लास होती है उसमें बच्चों में ये वाली आपकी जो है समझ विकसित हो जाती है आपकी। अंतिम आपकी जो है दृढ़ता, इसमें क्या होता है बच्चा जो है ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाना। यानी अब बच्चा जो है बहुत ही जो है सब कुछ सीख गया आपकी ज्यामितीय
जो आकृति होती है उनके बारे में सीख गया है। तो इस स्तर के दौरान छात्र विभिन्न आकृतियाँ विकसित करते समय विभिन्न परिसरों का उपयोग कर रहे हैं और इस स्तर पर छात्र ज्यामिति की निर्माणात्मक स्वयं सिद्धि प्रणालियों के बारे में भी सोचते हैं। यानी खुद बच्चा आप क्या है उन जो है उन शेप के बारे में, उन चित्र के बारे में, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में खुद सोचने लग जाता है। यह वह स्तर है जिस पर कॉलेज के गणित के प्रमुख लोग ज्यामिति के बारे में भी सोचते हैं। अब क्या है बच्चा जो है अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं, उनके बारे में भी सोचने लग जाता है। तो ये हो गया आपका वैन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके वैन हीले के आपके ज्यामितीय सिद्धांत से। यहाँ पे थोड़ा आप लिख दीजिएगा कि वैन हीले का कौन सा सिद्धांत है, आपका ज्यामितीय सिद्धांत है, यानी आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड आपका ये सिद्धांत होता है। और इसमें आपके जो है लेवल जो है आपका 5 में बांटा गया है, लेकिन लेवल 0 से शुरू होता है तो लेवल 4 तक जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला अब हम देखते हैं इसमें जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है अब आता है आपका एक्सियम यानी जो है अभिग्रहित क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट जिनको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। यानी ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको क्या है हम सच मानते हैं बिना, जिनको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम अभिग्रहित बोलते हैं। जैसे 5 + 5 क्या होता है 10 होता है। इसे हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि 5 + 5 क्या होता है 11 होता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जो सत्य है तो वो सत्य है, उसे हम बोलते हैं एक्सियम। फिर आता है आपका कंजक्चर यानी अनुमान। अनुमान क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट जिनको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। इनको क्या है प्रूफ की ज़रूरत होगी कि क्या है ये हुआ कैसे। जो आपकी थ्योरम होती हैं वो क्या होती है आपकी प्रूफ मांगती हैं कि अगर ये हुआ तो कैसे हुआ, तो ये होता है आपका अनुमान बोलते हैं इसे हम। फिर आता है आपका थ्योरम। थ्योरम क्या होती है आपकी, जब कंजक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो वो थ्योरम हो जाती है। जो आपकी जो है जब हमने प्रूफ कर दिया, अगर प्रूफ हो गया तो वो एक प्रमेय यानी थ्योरम बन जाती है आपकी। ये 3 हो गए, आपको याद रखना है। फिर आपके आती है गणितज्ञ होता है आपकी जो है पामिले का सिद्धांत। लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को प्रभावशाली बनाने के लिए ईएलपीएस थ्योरी दी आपकी पामेला ने। ईएलपीएस थ्योरी क्या होती है, आपको याद रखना है। ई से होता है आपका एक्सपीरियंस। बच्चे सबसे पहले क्या है अनुभव करते हैं, फिर क्या है वो भाषा सीखते हैं, फिर क्या है वो चित्र बनाते हैं, फिर क्या है वो सिंबल्स के बारे में सीखते हैं। ईएलपीएस यानी एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबॉलिक। अनुभव, भाषा, चित्र और फिर प्रतीक। ये आपका हिंदी में हो गया। तो आपको इंग्लिश में याद रख सकते हैं इसको कि जो आपको पामिला है उन्होंने क्या है आपका जो है ईएलपीएस मॉडल दिया है। यानी एक्सपीरियंस करता है बच्चा सबसे पहले, फिर भाषा देखता है उस प्रॉब्लम की, फिर पिक्चर देखता है, फिर आपका सिंबल्स देखता है उसमें। लास्ट आता है आपका एग्रीगेशन जिसे हम समुच्चयन बोलते हैं, और ऑगमेंटेशन यानी संवर्धन बोलते हैं। तो एग्रीगेशन यानी समुच्चयन क्या होता है, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उससे एग्रीगेशन कहते हैं। यानी 2 + 2 4 होता है। यानी क्या है, सपोज क्या है 2 टॉफ़ी हो गए मेरे पास, उसमें मैंने 3 टॉफ़ी और जोड़ दी तो क्या हो जाएगी मेरे पास 5 टॉफ़ी हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं आपका एग्रीगेशन यानी समुच्चयन बोलते हैं इसे। अगला होता है आपका संवर्धन। संवर्धन क्या होता है, जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे क्या है ऑगमेंटेशन या फिर संवर्धन कहा जाता है। जैसे आपका क्या है दूध में पानी मिलाना, आप क्या है दूध में पानी मिला रहे हो तो क्या है उसकी जो है क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं ऑगमेंटेशन। इसमें हम जोड़ नहीं रहे हैं, इसमें केवल और केवल हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, पानी को मिला रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका संवर्धन। तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखा आपकी कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी आपकी कवर हो चुकी है। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है और सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।